नमस्कार। और मैं भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज डिस्ट्रिक्ट आसाम की ओर से जो हमारा जो वीकली जो प्रोग्राम होती है, इसी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन, जिसके बारे में बोलना तो ठीक ऐसा नहीं है, क्योंकि सर के बारे में हमारी बहुत सारे चीज़ है जो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक परिचय देना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा परिचय मैं दे रहा हूँ कि सर महावीर सर 1999 में राजस्थान की कॉलेज से अपना रिटायरमेंट से बाद समाप्त करके भारतीय इतिहास संकलन समिति इतिहास संकलन योजना में बहुत सारे दायित्व अभी तक निभा चुके हैं। और प्रेजेंटली महावीर सर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के लेखक प्रमुख के दायित्व निभा रहे हैं। तो सर का आज का जो टॉपिक जो सर ने चूज किया है वो है सर्टेन मूट पॉइंट्स इन द हिस्टोग्राफी ऑफ भारत, यानी कि भारत के इतिहास लेखन के इतिहास में कतिपय विचरणीय बिंदु। तो सर पहले तो भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको स्वागत है, और आपने हमारा जो निमंत्रण था वो आपने स्वीकार किया, इसीलिए हमारी जिला की तरफ से आपको धन्यवाद। आपका वाणी बहुत सुने हैं हमने, और आज फिर से हम आपका वाणी से हमारा ज्ञान और भी बढ़ेगा, इसी कोशिश से हम फिर से आपको स्वागत करते हैं। सर आप शुरू कर सकते हैं। सर धन्यवाद। मैं आयोजकों को मुझे ये अवसर देने के लिए हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। विषय जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ कुछ थोड़ा सा नया लगेगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि विषय को थोड़ा ध्यान से सुने। हमारे इतिहास लेखन के इतिहास के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। यानी हमारा जो इतिहास लेखन का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग का जो इतिहास है, वो लगभग 250 वर्षों का है। यानी अराउंड 1760 हम मान सकते हैं कि तब से मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग हैज बिगन। तो मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग जो हमारा है, इस इतिहास लेखन में इतना कुछ गड़बड़ है कि उस सब का जिक्र नहीं किया जा सकता। उसकी सिर्फ एक आउटलाइन की तरफ संकेत मात्र किया जा सकता है। और मैं फलक बहुत बड़ा है, उस बड़े फलक की बातों को थोड़े में रखने का प्रयास करूंगा, और इसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात थोड़ा ध्यान देकर सुने। मैं आपके सामने 7 पॉइंट्स में अपनी बात रखूंगा, यानी मैं लॉजिकली अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडोलॉजी, एक तो इंडोलॉजी के 2 फेजेज हैं। 1820 से पहले की इंडोलॉजी, जिस इंडोलॉजी की शुरुआत यूरोप में अराउंड 1760-1770 में हुई थी। तो उस समय हमारे इतिहास के बारे में यूरोप के लोग क्या सोचते थे, एक मैं इसका जिक्र करूंगा। उसके बाद 1820 के बाद में एक कॉलोनियल नैरेटिव जो भारत में विकसित किया गया हमारे इतिहास के बारे में, तो उसका जिक्र करूंगा। तीसरा मैं 1860 के बाद में एक नेशनलिस्ट नैरेटिव जो भारत में हमारे इतिहासकारों ने डेवलप किया, उसका जिक्र करूंगा। चौथा मैं आपके सामने 1920 के दशक के बाद में एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक नैरेटिव हमारे इतिहास का विकसित किया था, उसका जिक्र करूंगा। पांचवा में 1912 के बाद में, ये थोड़ा सा मतलब 1912 में पहले ये शुरू हुआ था, एक इलाहाबाद का नैरेटिव। तो इलाहाबाद का जो हमारे इतिहास का नैरेटिव है, उसका जिक्र करूंगा। उसके बाद में आज़ादी के बाद में जो हमारे इतिहास का विकृतीकरण किया गया है, यानी ये बड़ी विचित्र बात है कि आज़ादी के पहले जितना विकृत हमारे इतिहास को किया गया था, उससे कहीं अधिक हमारे इतिहास को आज़ादी के बाद में विकृत किया गया है। तो आज़ादी के बाद में जो विकृतीकरण किया गया है, उसका जिक्र करूंगा। और उसके बाद में अंत में मैं आपको एक नए नैरेटिव की जो आवश्यकता है,
तो उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो इन 7 बिंदुओं में मैं अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। महानुभावों, हमारे आधुनिक इतिहास लेखन में इसका प्रारंभ परकीयों के द्वारा, मतलब विदेशियों के द्वारा और विदेशियों के लिए किया गया था। किसी भी राष्ट्र का इतिहास लेखन उसकी राष्ट्रीय इतिहास, राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में सभी जानते हैं, उन्होंने 150 वर्ष पूर्व ये व्यथा अपने मन की प्रकट की थी कि हम अपना इतिहास कब लिख पाएंगे, When shall we write our own history, इस तरह की बात उन्होंने 1868 में कही थी। और इतिहास का सच उस समय जो है, हमको इस बात की फ्रीडम नहीं थी अंग्रेजों के ज़माने में कि हम इतिहास के सच को सामने ला सकें। तो इतिहास का सच सामने लाने पर इतना कड़ा प्रतिबंध था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने मजबूरी में उपन्यास लिखे। उन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स, इतिहास लिखना, इस पर तो प्रतिबंध था, तो मजबूरी में उनको हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने पड़े। तो वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स उन्होंने लिखे और इतिहास लिखने का एक तरह से मौका उनको नहीं प्राप्त हुआ और उनके मन में ये दर्द रहा कि हम कब अपना इतिहास लिख पाएंगे। इतिहास लेखक के प्रारंभिक काल में ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक हित तथा ईसाई धर्म प्रचारकों की धर्मांतरण की आकांक्षा ने भारतीय इतिहास लेखन को प्रभावित किया। विडंबना यह है कि हम आजाद भारत में भी सच्चा इतिहास लिखने को स्वतंत्र नहीं हैं। एक शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र के, जिसके शेष विश्व के साथ में सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन हो, ये समय की मांग है। यानी इतिहास ऐसा लिखा जाना चाहिए जिससे कि हमारे देश के शेष विश्व के साथ में एक अच्छे संबंध स्थापित हो सके। हमारा उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए। यानी इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हुई है जिसके व्यथा हमारे मन में होती है, लेकिन उसका बदला लेने की कोई इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। और इतिहास में व्यर्थ, किसी भी देश को व्यर्थ की प्रशंसा या गुणगान भी नहीं करना चाहिए। यानी देश के इतिहास का गुणगान हो, हमारे जो महानता हमारे इतिहास की रही है उसका गुणगान हो, लेकिन व्यर्थ की प्रशंसा से कोई लाभ नहीं होता है। इतिहास का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए सभी पंथों, वर्गों और जातियों को जोड़ना, ये इतिहास का उद्देश्य होना चाहिए। और अतीत में जो कुछ है बेझिझक उसका त्याग कर देना चाहिए। यानी इतिहास की सब बातें वो अपनाने योग्य नहीं होती है। हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको कि छोड़ना आवश्यक होता है। और बहुत पुराने समय में ये हमारे यहाँ एक कथन रहा है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, यानी जो कुछ भी प्राचीन है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। यानी पुराण में पुरानी बातों में से कुछ ऐसी भी बातें हो सकती है जिनको कि छोड़ना आवश्यक हो। तो इसलिए सारी पुरानी बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अतीत में जो अच्छा है उसको स्वीकार करना चाहिए। उसको हमें अपने यानी उस इतिहास का हमको स्मरण करना चाहिए। हमारा जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है, किंतु हमारे इतिहास लेखन का इतिहास ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। यानी ये इस पंक्ति को मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे इतिहास तो हमारा बहुत गौरवशाली है, लेकिन हमारे इतिहास लेखन का इतिहास ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। मैं आपको जो इतिहास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस संबंध में दे रहा हूँ। 19वीं शताब्दी के दूसरे शतक से 7वें शतक तक हमारे इतिहास लेखन का जो काल रहा है उसमें वो ब्रिटिश नैरेटिव का काल रहा है। यानी उस काल में एक अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के बारे में क्या उनका सोच था वो उन्होंने सामने लाने का प्रयत्न किया। और इस तरह से जो प्रारंभिक काल था, इस प्रारंभिक काल में जितना भी इतिहास हमारा लिखा गया वो इतिहास इस तरह का था कि जिसके अंदर हमारी बुराइयां एक तरह से सामने ला करके रखने की कोशिश की गई। इसका मैं जिक्र आपको थोड़ा सा बाद में करूंगा। और इसके बाद में फिर एक ऐसा काल रहा कि जिसमें हमारे
जो विचारक थे उन्होंने इतिहास का सही स्वरूप लोगों के सामने ला करके रखने की कोशिश की। तो मैं आपके सामने शुरुआत करता हूँ। एक तो ब्रिटिश इतिहास लेखन जो 1920 में शुरू हुआ, उसके पहले जिस तरह का इतिहास लेखन हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ऐसा हुआ है कि शुरुआत में जब यूरोपीय हमारे संपर्क में आए तो उस समय वो हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और इस तरह का जो प्रभावित हुए थे उनमें से हमको जर्मनी की इंडोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी है, फ्रेंच इंडोलॉजी के बारे में भी जानकारी है, और ब्रिटिश इंडोलॉजी के बारे में भी जानकारी है, और बाद में इस समय एक अमेरिकन इंडोलॉजी है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। लेकिन हमको ग्रीक इंडोलॉजी के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। एक ग्रीक हुआ था डिमिट्रियस गैलेनोस, ये भारत में 18वीं शताब्दी में आया था और ये इसका जीवन काल 1760 से 1833 है और ये 1786 में भारत आया और उसके बाद में 47 वर्ष तक ये भारत में रहा था। 6 वर्ष ये कलकत्ता में रहा और वहाँ जो यूनानी बसे हुए थे उन यूनानियों के बच्चों को पढ़ाने का काम उसने किया था। उसके बाद में 41 ईयर्स तक वो बनारस जाकर के रहा और बनारस में उसने एक ब्राह्मण गुरु से शिक्षा प्राप्त की और ब्राह्मण गुरु से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करके उसने कई पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों के अंदर एक प्रमुख पुस्तक जो उसने लिखी थी वो थी ग्रीक, ब्रिटिश, ग्रीक, अंग्रेजी और संस्कृत, इसका एक डिक्शनरी इसने तैयार की थी। इसने संस्कृत, ग्रीक और इंग्लिश ये एक डिक्शनरी इसने तैयार की और इसके अलावा भी और कई पुस्तकें इस ग्रीक इंडोलॉजिस्ट ने, डेमेट्रियस गैलेनोस जिसका नाम है, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है। तो ये बड़ा भारत का भक्त ये व्यक्ति था। यानी जितने भी इंडोलॉजिस्ट हुए हैं उनमें से कोई इंडोलॉजिस्ट ऐसा नहीं हुआ है जिसने भारत में इतना समय गुजारा हो। यानी उस जमाने में 47 ईयर्स तक वो यहाँ रहा था और बनारस में ही उसकी 1833 में मृत्यु हुई। तो उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा और जो उसने लिखा था वो यूरोप पहुंचा। यूनान में उसका बहुत सारा साहित्य जो उसने यहाँ लिखा था वो बाद में बक्सों में भर करके और यूनान में भेजा गया था और यूनान में जो हमारी इंडोलॉजी इसका काफी प्रभाव पड़ा, जिसका आगे चल करके यूरोप के दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा। और इसके बाद में जो और इंडोलॉजिस्ट हैं थोड़ा सा मैं उनका जिक्र आपको करता हूँ। उनमें जर्मनी में सबसे पहले भारत के बारे में एक बड़ा अच्छा विचार ये उत्पन्न हुआ था और जर्मनी के अंदर फ्रेडरिक श्लेगल ये एक इंडोलॉजिस्ट हुआ था। उसने गीता को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। 1772 से 1829 इसका जीवन काल है और इसने यानी भारत के बारे में बड़ा अच्छा विचार इसके मन में था। इसके बाद में एक और विद्वान हुआ है लुडविग टीक को उसने एक पत्र में लिखा। फ्रेडरिक श्लेगल इसने एक पत्र लुडविग टीक को लिखा था। इस पत्र में उसने लिखा कि भारत से यूरोप आने वाले लोग यूरोप में सभ्यता के जनक थे। यानी यूरोप में जितनी सभ्यता का विकास हुआ है उस सारी सभ्यता का विकास ये भारत के प्रभाव से हुआ है। इस तरह का विचार ये 18th सेंचुरी में भारत के बारे में था। और उसके बाद में 18th सेंचुरी का एक बड़ा प्रख्यात फ्रेंच विद्वान हुआ है वोल्टेयर। ये वोल्टेयर इसने लिखा था कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये फ्रेंच विद्वान है वोल्टेयर, बहुत ही प्रसिद्ध है। उसने लिखा था मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ कि खगोल शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान और पुनर्जन्म का विचार ये सारी की सारी बातें ये भारत से
गंगा के किनारे से यूरोप में आए हैं। इसी तरह से एक अंग्रेज विद्वान हुआ था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके बाद में 1787 में इसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद हुआ और इसके बाद में 1802 में इसका जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ। और इस तरह का के जो ये अनुवाद के कार्य हुए थे तो उनके कारण भारत के बारे में एक बड़ा अच्छा विचार खास तौर से जर्मनी और फ्रांस में ये भारत के बारे में अच्छा विचार उत्पन्न हुआ। और इसकी वजह से एक तरह से एक जेना उस समय जर्मनी का एक केंद्र था, JENA जेना। जेना एक जर्मनी का बड़ा नगर था। उस जर्मनी के नगर में जर्मनी का नगर ये इंडोलॉजी का एक सेंटर बन गया और इंडोलॉजी का सेंटर होने के साथ साथ ये एक रोमांटिक मूवमेंट यूरोप में शुरू हुआ। उस यूरोपीय रोमांटिक मूवमेंट का केंद्र बन गया। रोमांटिक मूवमेंट से मतलब ये है कि भारत से जो ज्ञान पहुंचा था यूरोप में, इस ज्ञान के कारण यूरोप के लोगों में एक ऐसे विचार उत्पन्न हुए जिसके कारण उन्होंने अपनी पुरानी बातों को एक तरह से छोड़ना शुरू किया। तो उन पुरानी बातों को छोड़ करके और नई बातों को स्वीकार करना, इसको हम रोमांटिक मूवमेंट नाम देते हैं। तो भारत का ज्ञान मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया है, जिक्र करने की बातें बहुत सारी है लेकिन इन नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सा जिक्र किया है कि जैसे भारत का ज्ञान ये यूरोप में पहुंचा था। मैंने जिक्र करने की कई बातें, लेकिन यानी बहुत सा ज्ञान जो भारत का यूरोप में पहुंचा था उसकी वजह से एक रोमांटिक मूवमेंट एक तरह से यूरोप के अंदर शुरू हुआ। उसके बाद में ये था पहली इंडोलॉजी। उसके बाद में दूसरा मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो है यानी अंग्रेजों ने किस तरह से भारत के बारे में गलत जानकारी ये फैलाई। तो भारत के बारे में जो लेखन हुआ है इनमें से केवल कुछ पुस्तकों का आपको मैं जिक्र करता हूँ। यानी पुस्तकें तो सैकड़ों लिखी गई है लेकिन इनमें से ऐसी कुछ जिनको हम कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि ग्रंथ जिनको कह सकते हैं कि किस तरह से भारत के बारे में गलत धारणाएं फैलाई गई। उसमें 1817 में विलियम जेम्स ये एक ब्रिटिश अधिकारी था और ये हिंदुस्तान में कभी नहीं आया। इंग्लैंड में बैठ करके उसने भारत के बारे में एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, ब्रिटिश इंडिया उसका नाम है। 3 वॉल्यूम के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रंथ इसने 1817 में प्रकाशित करवाया था। तो ये जो विलियम जेम्स ने किताब लिखी तो उसके कारण भारत के बारे में एक दुष्टतापूर्ण भ्रामक विचार उसने स्थापित किया। यानी भारत के बारे में एक गलत जानकारी ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई और इसने अनैतिकता, ये जो लेखक था विलियम जेम्स, इसने एक बात कही कि भारत के लोग जो है वो अनैतिक हैं और स्वेच्छाचारी हैं। तो इस तरह का प्रचार उसने भारत के लोगों के बारे में किया। उसने कहा कि भारतीयों में ऐतिहासिकता की समझ का नितांत अभाव है और उसने ये भी कहा कि भारतीयों में यानी एक छद्म चमकदार सतह के नीचे धोखा देने की और धूर्तता की प्रवृत्ति है। उसने भारत के लोगों को धोखा देने वाले और धूर्त कहा। और तो विलियम जेम्स ने ये जो पुस्तक लिखी थी ये एक ऐसा ग्रंथ बन गया कि जिसने भारत के बारे में इंग्लैंड के लोगों में एक भ्रमपूर्ण विचार उत्पन्न किया। और इसके अलावा इस ग्रंथ का महत्व ये था कि जितने भी भारत में अंग्रेज शासन करने के लिए आते थे तो उन सब के लिए ये एक तरह का एक ऐसा ग्रंथ था कि जो उनके लिए एक गीता की तरह से एक ग्रंथ था, उनकी जो उनके लिए पढ़ना आवश्यक था। इस पुस्तक को वो लोग पढ़ते थे और इस पुस्तक के द्वारा उनके मन में भारत के बारे में विचार बनते थे। तो एक तो ये विलियम जेम्स, इसका ग्रंथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दूसरा जो इस तरह का ग्रंथ है वो मोस्टुअर्ट एल्फिंस्टन उसने 1841 में
एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी और उसमें भी इसी तरह का नैरेटिव मिलता है। उसने ये अपनी पुस्तक में, मैंने बातें तो बहुत सारी है इस किताब में, लेकिन सिर्फ एक वाक्य उसका मैं आपको बताता हूँ कि वो लिखता है कि हिंदुओं की प्रमुख अनैतिक बुराई सत्य बोलने की आदत का अभाव है, और जिसमें पूर्व देशों में भारत सबसे आगे है। यानी देखिए भारत के बारे में क्या कहता है कि भारत के लोग अनैतिक हैं, और उनकी सबसे बड़ी बुराई यह है कि उनमें सच बोलने की आदत नहीं है, झूठ बोलते हैं हमेशा, और झूठ बोलने में वो पूर्व के देशों में सबसे आगे हैं। आप देखिए कि कई सारे विचारक ऐसे हैं जो बिल्कुल इससे उल्टी बात करते हैं, लेकिन ये अंग्रेज लेखक जानबूझ करके इन्होंने एक भ्रम भारत के बारे में फैलाने का प्रयास किया। उसके बाद में इस समय के जो इतिहासकार लेखक थे ये बात कहते हैं कि हमारे साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है। हमारा जितना भी इतिहास पुराण वगैरह है तो उनके बारे में एक भ्रम उन्होंने फैलाया कि इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, और इसको उन्होंने मिथिक और लेजेंडरी कहा। उसके बाद में जिन लेखकों के बारे में हम पढ़ते सुनते हैं उनमें से एक है मैक्स मुलर। ये मैक्स मुलर जो है इसने 1849 से 1874 के बीच में ऋग्वेद का अनुवाद किया, और ऋग्वेद का अनुवाद करने के साथ उसने सेंट्रल एशिया में आर्यों का के ओरिजिनल होमलैंड की बात बताई। यानी ये जानबूझ करके एक भ्रम, जो भ्रम अभी तक भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है, कि एक भ्रम पैदा किया कि आर्य नाम की एक तो जाति का आविष्कार किया, जबकि आर्य कोई जाति नहीं है, और उसके बाद में उस जाति को उन्होंने बाहर से आने वाली बताया कि बाहर से उन्होंने भारत पर आकर के आक्रमण किया। तो ये एक ऐसा नैरेटिव मैक्स मुलर ने दिया कि जो नैरेटिव अभी तक हमारी पाठ्य पुस्तकों में मौजूद है। तो ये इस तरह का गलत भ्रामक प्रचार करने वाला ये मैक्स मुलर था, और तो आर्यों के लिए रेस शब्द का प्रयोग करने वाला ये व्यक्ति था, और इसने राजनीतिक उद्देश्य से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग आर्यन इन्वेजन भारत में हुआ, और ये जो आर्यन इन्वेजन की थियरी इसने दी उसके कारण द्रविड़ अलगाव की भावना हिंदुस्तान में उत्पन्न हुई। दक्षिण के लोग उन्होंने कहा कि आर्यों ने तो हमको मार करके और दक्षिण में भगा दिया। इसी तरह से दलित अलगाव कि दलित जो है उनमें ये एक भ्रम इस समय तक फैला हुआ है कि ये दलित हम आर्यों से अलग हैं और आर्यों ने हमको मार करके जंगलों में भगा दिया। तो इस तरह का जो भ्रामक जो प्रचार हुआ है उसके पीछे ये आर्यन इन्वेजन की थियरी है। तो ये आर्यन इन्वेजन की थियरी मैक्स मुलर ने दी, और उसके बाद में अंग्रेजों ने ये प्रचारित किया कि भारत के लोग ये हमेशा हारते ही रहे हैं। पहले तो शुरू में हिंदुस्तान पर द्रविड़ों का आक्रमण हुआ और द्रविड़ों ने भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। जो प्राचीन लोग यहाँ रहते थे उनको भगा दिया। उसके बाद में आर्य आए और आर्यों ने द्रविड़ों को मार करके भगा दिया, और इस तरह से आर्यों ने पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद में फिर और कई फारसी हिंदुस्तान में आए, ईरान से पर्शियंस, और पर्शियंस ने भारत में आकर के भारत के एक बड़े हिस्से पर आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद में यूनानी आए, उसके बाद में पार्थियंस आए, उसके बाद में शक आए, उसके बाद में हूण आए, उसके बाद में मुस्लिम्स आए, और फिर उसके बाद में अंग्रेज आए। इस तरह से लगातार विदेशी हिंदुस्तान में आते रहे, और विदेशी में आकर के एक ने दूसरे को हराया, और इस तरह से विदेशी ही हिंदुस्तान में सफल होते रहे और हिंदुस्तानी हमेशा हारते रहे। यानी इस तरह का भ्रम उन्होंने फैलाया, जबकि असलियत ये है कि भारत के लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है, और बाहर से आने वाले भी मुस्लिम से पहले जो भी भारत में आए थे उन सब का भारतीयकरण हिंदुस्तान में हुआ है, और इसके बाद में जो भी भारत में आए हैं, जो विदेशी भारत में आए, उनका हमने डट करके मुकाबला किया। तो इस बात का जिक्र वो नहीं करते हैं, वो जिक्र ये करते हैं कि भारत के लोग तो हमेशा हारते रहे हैं। और इसके अलावा और जो भ्रामक प्रचार उन्होंने किए उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि भारत ये कभी भी एक देश था ही नहीं,
जॉन स्ट्रेसी, ये एक सिविलियन था। उसने 1880 में कैम्ब्रिज में ये बोलते हुए एक बात कही कि देयर इज नॉट एंड नेवर वॉज इन इंडिया, कि भारत न तो है और न कभी था। यानी भारत कभी एक देश नहीं था, कभी एक राष्ट्र नहीं था। इस तरह का एक भ्रम ये अंग्रेजों ने फैलाने की कोशिश की। इसी तरह जॉन सीले, उसने भारत को ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन नाम दिया कि भारत तो एक भौगोलिक इकाई है, भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है। तो इन्होंने जो भारत की कल्चरल यूनिटी है, जो रिलीजियस यूनिटी है, इसको नकारते हुए इस तरह का जो एक भाषाई एकता है, कई प्रकार के, यानी हमारे यहाँ वास्तविक जो मूलभूत एकता है, उस मूलभूत एकता को नकारते हुए इन्होंने भारत में इसके एक राष्ट्र नहीं होने की बातें ये फैलाई। और जो इतिहासकार हुए हैं उनमें वी एस स्मिथ ने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, और इसके 5 वॉल्यूम में इसने भी वही नैरेटिव प्रस्तुत किया जो नैरेटिव इसके पहले अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसने अपने ग्रंथों में ब्रिटिश शासन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। और इसके अलावा एक और बात मैं आपके सामने, अच्छा, एक के और मेलिसन, इन्होंने म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी नाम की किताब लिखी। यानी 1857 पर, 1857 के संग्राम को इन्होंने म्यूटिनी नाम दिया। और म्यूटिनी नाम देते हुए के एंड मेलिसन ये बड़े इतिहासकार हुए हैं, तो इन्होंने 1857 के बारे में भ्रमपूर्ण बातें फैलाने का प्रयास किया। इसी तरह थॉमसन एंड गैरेट, इनकी एक पुस्तक है राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने भी 1857 के संग्राम का अंग्रेजों के लिए, इसमें भी इन्होंने भी इसी तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। यानी कुल मिलाकर के और अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा हुआ इतिहास है, उस इतिहास को हम अंग्रेजों का और अंग्रेजों के लिए लिखा हुआ एक पक्षीय इतिहास कह सकती हैं। और इस एक पक्षीय इतिहास के बारे में पढ़ करके, यानी हमारे लेखक एक बात कहते हैं कि यानी ये 1857 के बारे में जो लिखा गया है, जो अनेक इतिहासकारों ने लिखा है, उसको पढ़ करके जो एक पक्षी वृतांत इन्होंने लिखा है, उसको पढ़ करके मन में एक जुगुप्सा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये एक पक्षी एक तरह का इतिहास लेखन ये अंग्रेजों के द्वारा किया जाता रहा, बहुत बाद तक किया जाता रहा। लेकिन इसके बाद में बीच में एक थर्ड स्टेज इतिहास लेखन की है, वो है नेशनलिस्ट स्कूल। यानी 1860 तक के दशक तक तो ये अंग्रेजों ने जो कुछ भी लिखा केवल वही चलता रहा, उनका लिखा हुआ बाद में भी चलता रहा। लेकिन इस बीच में भारतीय युवा इतिहासकारों ने उनके लिखे इस इतिहास को की गलत बातों को थोड़ा भारतीयों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। और हमारे देश के युवाओं ने इस गलत बयानी और ऐसे नैरेटिव को उन्होंने बदलने के लिए प्रयत्न किए। इन प्रयत्नों में जो कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं उनका जिक्र मैं करता हूँ। आर.सी. दत्त एक लेखक हुए हैं। आर.सी. दत्त एक सिविलियन थे, आईएएस थे, लेकिन उन्होंने कुछ वर्ष आईएएस की सेवा करने की नौकरी करने के बाद में केवल 49 ईयर्स की उम्र में सेवानिवृत्ति ले ली, क्योंकि वो अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहते थे। तो 49 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने प्रताप पर एक पुस्तक लिखी। महाराणा प्रताप पर इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इसके बाद में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, इस पर ग्रंथ लिखे। इसके बाद में इन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये 3 वॉल्यूम के अंदर जो प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित था, तो ऐसा एक 3 वॉल्यूम का इतिहास लिखा। इसके अलावा उन्होंने महाभारत और रामायण इनके ट्रांसलेशन किए। उन्होंने शिवाजी पर पुस्तक लिखी। शिवाजी पर
की किताब का नाम था और द मॉर्निंग ऑफ मराठा लाइफ। और इसी तरह से उन्होंने उनकी एक पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम के अंदर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों ने किस तरह से भारत का शोषण किया इसके बारे में विस्तार से उसका विवेचन किया। इसके अलावा और लेखक जो हुए हैं, यानी लेखक तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैं केवल 5-7 का 8-10 का ही जिक्र करूंगा। इसमें राधा कुमुद मुखर्जी, R.K. मुखर्जी, उन्होंने फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया इस नाम से एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तक है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया किताब है। ये 1914 में लिखी। ये किताब अंग्रेजों के द्वारा जो प्रचार किया जाता था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, उसका जवाब देने के लिए राधा कुमुद मुखर्जी ने ये पुस्तक लिखी थी। इसी तरह उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन शिपिंग, जिसमें भारत के लोग किस तरह से दुनिया के दूर दूर देशों में जाकर के उन्होंने व्यापार फैलाया था। तो ये एक किताब उन्होंने 1912 में लिखी थी। इसके अलावा और जो प्रमुख इतिहासकार हैं इस काल के, जिनके नाम सुनने में बहुत कम आते हैं, हरप्रसाद शास्त्री एक लेखक हुए हैं। उन्होंने जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय ही भारत महिला इस नाम से भारत की महिलाओं के बारे में एक सच्चा नैरेटिव इन्होंने अपने ग्रंथ में, अपनी छोटी सी पुस्तक थी उसमें प्रस्तुत किया। इसके अलावा ये हरप्रसाद शास्त्री ने एशियाटिक सोसाइटी का एक ने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठी की थी, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का कैटलॉग, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स जो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा एकत्र की गई थी, इनका कैटलॉग तैयार करने का एक बहुत बड़ा काम ये हरप्रसाद शास्त्री ने किया। इसके अलावा उन्होंने एक छोटी सी बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी थी, वो थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। केवल 136 पेज की किताब है, लेकिन इसमें उन्होंने भारत का इतिहास, सच्चा इतिहास इस पुस्तक में प्रस्तुत करने की कोशिश की। और इस पुस्तक की जदुनाथ सरकार भी बड़ी तारीफ करते हैं। शत्रुघ्न सरकार अपने आप में बहुत महान इतिहासकार हुए हैं, वो इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा जो महान इतिहासकार हमारे हुए हैं, जिन्होंने जो अंग्रेजों के नैरेटिव उसको उससे हटकर के लेखन का काम किया, उसमें जदुनाथ सरकार ये एक बड़े महान इतिहासकार हैं। और ये इतिहासकार हैं जिनको रांके ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रांके जर्मनी के बहुत बड़े इतिहासकार हुए थे, इतिहास हिस्टोरियोग्राफर हुए हैं, जिनका ये कहना है कि केवल मात्र फैक्ट्स इतिहास में दिए जाने चाहिए, और सरकार जो है वो फैक्ट्स, तथ्यों पर इतना जोर देते थे कि उनको रांके ऑफ इंडिया नाम दिया जाता है। तो उन्होंने 5 वॉल्यूम का औरंगजेब के ऊपर एक पुस्तक की रचना की। उन्होंने फॉल ऑफ मुगल एम्पायर के नाम से 4 वॉल्यूम में फॉल ऑफ मुगल एम्पायर इस पुस्तक की रचना की। इसके अलावा उन्होंने शिवाजी एंड हिज टाइम्स के नाम से एक पुस्तक लिखी। और तो इस तरह के ग्रंथों का निर्माण इन्होंने किया था। तो ये जो जदुनाथ सरकार थे, ये एक ऐसे लेखक हुए हैं जो कॉलोनियल वर्शन जो हिस्ट्री का था, और अलीगढ़ के द्वारा जो एक वर्शन एक प्रस्तुत किया गया था, तो उससे जदुनाथ सरकार बहुत दुखी थे, और जदुनाथ सरकार ने एक सही इतिहास का वर्शन ये प्रस्तुत करने की कोशिश की। और लेखक जो हमारे हुए हैं इस काल के, उनमें काशी प्रसाद जायसवाल, उन्होंने द हिंदू पॉलिटी इस नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने भारत प्राचीन काल में किस तरह से गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था थी इसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। और इस समय के लेखकों में अनंत सदाशिव आर्टेकर एक महान लेखक हुए हैं, जिन्होंने पोजीशन ऑफ वुमन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम्स, ये 1938 में ये आर्टेकर ने ये किताब लिखी। आर्टेकर की और दूसरी पुस्तकों के अंदर वाकाटक गुप्ता एज ये उन्होंने एडिट करने का काम किया था। तो ये एक बहुत ही महान ग्रंथ है। तो इस तरह के ग्रंथों की रचना ये इन लेखकों ने की थी। हेमचंद्र राय चौधरी, इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इस नाम से एक ग्रंथ की रचना की।
आर.सी. मजूमदार ये भारत के लेखकों में बहुत ही महान स्थान रखते हैं। इन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल इस नाम से 11 वॉल्यूम का एक बहुत विशाल ग्रंथ लिखा है, और जिसमें जो जानकारी उनके समय में उपलब्ध थी उस जानकारी को उन्होंने लाने का, प्रस्तुत करवाने का प्रयत्न किया। उन्होंने इसका एडिट किया है, लेखक कई सारे हैं, तो उन लेखकों के द्वारा ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल लिखी गई थी। और उन्होंने हिंदू कॉलोनीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इस पर भी मजूमदार ने पुस्तकें लिखी, यानी अलग अलग देशों पर, वियतनाम पर अलग लिखी और इंडोनेशिया पर अलग लिखी, अलग अलग देशों के ऊपर उन्होंने, साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर उन्होंने ग्रंथ लिखे। और उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया ये किताब 1970 में लिखी, और इस पुस्तक का बहुत अधिक महत्व है। यानी 1970, ध्यान देने की बात है, 1970 में ये किताब उन्होंने लिखी थी। और 1970 में उन्होंने इसलिए लिखी कि भारत की जो हिस्टोरियोग्राफी है उसमें खास तौर से समय समय पर जो भारत विरोधी प्रचार हुआ है, और फिर उसके बाद में 1947 के बाद में भारत का आज़ाद होने के बाद भी जिस तरह से इतिहास को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था, तो उसको, इस तथ्य को सामने रखने के लिए उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया इस नाम से पुस्तक लिखी। और इन्होंने 1918 में कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया इस नाम से एक ग्रंथ की रचना की। 1962 में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये एक पुस्तक आर.सी. मजूमदार ने लिखी। और इसके अलावा और कुछ जो लेखक हैं उनमें एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा, उन्होंने 1983 में एक अयोध्या के सपोर्ट में, अयोध्या में यानी वास्तव में उस अयोध्या में जो मस्जिद बनाई गई थी बाबरी मस्जिद, उसके नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य को, ये एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रस्तुत किया, और इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने वीएचपी को दिया था। और वीएचपी ने इस डॉक्यूमेंट को, विश्व हिंदू परिषद ने इस डॉक्यूमेंट को 1990 में गवर्नमेंट के सामने रखा। तो ये एक बड़ा काम बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने किया था। जीएस सरदेसाई के बारे में सभी जानते हैं, जिन्होंने मराठों पर एक महान इतिहास की रचना की, न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा। ये जीएस सरदेसाई का बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, मध्यकालीन भारत के लेखकों में सबसे महान स्थान एक तरह से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद को दिया जा सकता है, जिन्होंने करोना टर्क्स इन इंडिया इस नाम से एक किताब 1936 में लिखी थी। डॉक्टर एल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उन्होंने सल्तनत ऑफ दिल्ली इस नाम से एक पुस्तक 1964 में लिखी थी। मैं आपके सामने ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन सारे लेखकों को आगे चल करके 1947 के बाद में साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि एक नया नैरेटिव वो बाद में रखने की कोशिश की गई, और जो नैरेटिव, एक प्रचलित नैरेटिव था मुस्लिम शासन के बारे में, तो उसके स्थान पर नया नैरेटिव की बाद में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। एक लेखक धर्मपाल, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी इस नाम से 1971 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। और इसी तरह उन्होंने 1971 में ही द सिविल डिसोबीडियंस एंड इंडियन ट्रेडिशन इस नाम से एक बहुत अच्छे ग्रंथ की रचना की। और लेखकों में एक सावरकर, जो कि हालांकि एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारी होने के साथ साथ सावरकर एक महान लेखक भी थे, और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप देखिए कि 1908 में सावरकर ने ये किताब इंग्लैंड में रह करके लिखी थी। केवल 25 वर्ष की उम्र में सावरकर ने ये किताब लिखी थी, और सावरकर ने 25 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के सारे पुस्तकालयों में जो भी साहित्य उपलब्ध हो सकता था, उस सारे साहित्य का अनुशीलन करके
ये पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने 1857 के संग्राम को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस करके साबित किया। और ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी कि अंग्रेज इस पुस्तक से इतने परेशान हुए कि इस पुस्तक को बैन कर दिया गया। 1908 में ये किताब लिखी गई थी, ये बैन हो गई और उसके बाद में फिर आज़ादी के बाद ही इस पुस्तक का वापस प्रकाशन हुआ और दूसरी भाषाओं में भी फिर इस पुस्तक के ट्रांसलेशंस हुए। तो ये एक सावरकर ने एक बहुत ही, यानी आप देखिए कि केवल 25 वर्ष की उम्र में इस तरह का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था। इसी तरह 6 ग्लोरियस चैप्टर्स या 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये इस नाम से भी एक किताब सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। और भी कई पुस्तकें सावरकर ने लिखी हैं, मैं सिर्फ ये 2 पुस्तकों के नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रवादी लेखकों ने भारत में जो पहले इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया था उसका, उस नैरेटिव को ठीक करने की कोशिश की। चौथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अलीगढ़ एंड देयर पॉलिटिक्स एंड इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ कॉलेज, ये 1876 में शुरू हुआ था। अलीगढ़ कॉलेज जो स्थापित हुआ था, इसका उद्देश्य एक राजनीतिक उद्देश्य था और अलीगढ़ कॉलेज एक तरह का एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। इसका उद्देश्य मुस्लिम्स को लाभ पहुंचाना था और किसी भी तरह से मुस्लिम्स भारत की राजनीति में अपना स्थान वापस प्राप्त कर सकें। तो ये प्रयास इस अलीगढ़ कॉलेज का था। और अलीगढ़ के जो प्रारंभकर्ता थे सर सैयद अहमद खां, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में मित्रता करके और उसका लाभ उठाने की कोशिश अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खां ने की थी। और इस अलीगढ़ का उद्देश्य ये तो उद्देश्य था। और बाद में धीरे धीरे सर सैयद अहमद खां ने कॉलेज स्थापित करते ही किस तरह से इतिहास को प्रभावित किया है इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। उन्होंने एक पुस्तक, उन्होंने एक काव्य, उन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली उससे लिखवाया। अल्ताफ हुसैन हाली ने करीब 300 मुसद्दस का एक काव्य लिखा और एक मुसद्दस 6 पंक्तियों का होता है। इस मुसद्दस में उन्होंने एब एंड टाइड ऑफ इस्लाम, इस पर पूरा का पूरा इतिहास एक तरह से उसने इस्लाम का लिखा था। और इसका उद्देश्य मुसलमानों को और उनको एक तरह से रेडिकलाइज करना इस अल्ताफ हुसैन हाली के इस लेखन का था। इसके अलावा इसी जो अलीगढ़ स्कूल है उस इकबाल भी इससे संबंधित था। और इकबाल इस अलीगढ़ कॉलेज का एक आइकॉनिक फिगर था। और इकबाल एक ऐसा लेखक था, एक ऐसा कवि हुआ। इकबाल ने सैकड़ों कविताएं लिखी है और इन कविताओं के अंदर उसने जो कविताएं लिखी है उनका उद्देश्य मुसलमानों को रेडिकलाइज करना था। जिस तरह से अल्ताफ हुसैन हाली का उद्देश्य रेडिकलाइज करना था मुस्लिम्स को, उसी तरह इकबाल का भी यही उद्देश्य था। अल्लामा इकबाल, उनका भी यही उद्देश्य था। वो ऐसे लेखक थे जिनके सिर्फ एक पंक्ति आपको बताता हूँ एक कविता की। उस अपनी कविता के अंदर वो औरंगजेब, उसको तरकशी मारा खुंदगी आखिरीन, जिसका मतलब होता है कि इस्लाम की तरकश का आखिरी तीर, वो औरंगजेब को इस्लाम की तरकश का आखिरी तीर बताते हैं। इसी इलाहाबाद स्कूल के अंदर ये जो लेखक है ये अलीगढ़ स्कूल के हैं। अलीगढ़ स्कूल में ये शिबली नुमानी हुआ था। उसने औरंगजेब पर एक किताब लिखी, औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र, इस नाम से एक पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, इनकी परंपरा को स्थायी करने को बनाने वाला एक मोहम्मद हबीब नाम का लेखक था। मोहम्मद हबीब जो है ये वर्तमान में एक इरफान हबीब नाम के लेखक हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। इस इरफान हबीब के पिता थे। तो इरफान हबीब के पिता मोहम्मद हबीब ने अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस इसका प्रारंभ किया था। और इस अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस का एक ही उद्देश्य था, वो था
कि दिल्ली की सल्तनत को और मुस्लिम शासनों जितने भी मुस्लिम राज्य हिंदुस्तान में थे, उस शासन को, मुसलमानों के शासन को आदर्श करके बताना कि ये जितने भी मुस्लिम राज्य शासन थे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल सल्तनत हो या और जो सल्तनतें हिंदुस्तान में, दक्षिण भारत में कई सारी मुस्लिम सल्तनतें थी, गुजरात में मुस्लिम सल्तनत थी, मालवा में थी, और स्थानों पर भी मुस्लिम राज्य थे। तो जितने भी मुस्लिम राज्य थे वो सारे के सारे आदर्श राज्य थे। तो उनको आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत करना और भारत के प्राचीन इतिहास को, भारत के बाकी इतिहास को वो यानी एक खराब निगाह से उसको प्रस्तुत करना, तो ये इनका उद्देश्य था। और ये जो मोहम्मद हबीब था, उसने 1927 में एक पुस्तक लिखी थी महमूद गजनवी पर। तो महमूद गजनवी को उसने इस बात से ये यानी एक बात उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि महमूद गजनवी का उद्देश्य इस्लाम का विस्तार करना नहीं था। उसने केवल जिस तरह से सामान्य शासक आक्रमण किया करते हैं उस तरह से उसने भारत पर आक्रमण किया था, और इस्लाम को फैलाना उसका उद्देश्य नहीं था। जबकि असलियत ये है कि उसने इस उद्देश्य से भारत पर शासन आक्रमण किए थे, और उस समय के सारे इतिहासकार इस बात की गवाही देते हैं, लेकिन जानबूझ करके और मोहम्मद हबीब इस बात को झुठलाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह मोहम्मद हबीब भी बताते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण भारत में सर्वहारा वर्ग की मुक्ति का द्वार खुल गया। उनका ये कहना है कि भारत में जो निम्न वर्ग के लोग थे वो बेचारे बहुत दुखी थे, और उनकी मुक्ति का दरवाजा एक तरह से गोरी के आक्रमणों के कारण खुल गया। इस तरह का प्रचार मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा किया गया। और तो मोहम्मद हबीब के बाद में मोहम्मद हबीब ने एक तरह से एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस की परंपरा ये अलीगढ़ में की, और अलीगढ़ में के हिस्टोरियंस ने हमारे इतिहास को गलत तरीके से तोड़ फोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। एक मैं आपको खास तौर से जिक्र करना चाहता हूँ, वो है इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस। इलाहाबाद में 1912 से एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस इसकी शुरुआत हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1912 में इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी नींव डालने वाला जो था वो था रशब्रुक विलियम्स। रशब्रुक विलियम्स एक अंग्रेज, ये सिविलियन था। उसको यहाँ इलाहाबाद में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। ही वॉज नॉट ए प्रोफेसर, वो एमए हिस्ट्री में एमए भी नहीं था, लेकिन उसको अलीगढ़ में एक नैरेटिव इतिहास का क्रिएट करने के लिए इस रशब्रुक विलियम्स को इलाहाबाद में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। और इस रशब्रुक विलियम्स ने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक नया नैरेटिव ये प्रस्तुत किया। यानी पहले तो क्या था कि पहले जो नैरेटिव रखा गया था वो नैरेटिव तो पहले रखा गया था जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस नाम से इलियट एंड डाउसन, उन लेखकों ने ये रखा था 8 वॉल्यूम्स के अंदर। और 8 वॉल्यूम में जो इतिहास लिखा गया था उसमें मुस्लिम शासकों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा किस तरह के अत्याचार भारत में किए गए थे उनका विस्तार के साथ में जिक्र किया गया था। लेकिन यानी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है उसमें क्या होता है कि कॉलोनियल हिस्ट्री वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रंग बदलती है। तो पहले उनको मुसलमान शासकों को यानी अपने शासन को आदर्श सिद्ध करने के लिए मुस्लिम शासकों की आलोचना करनी थी। तो जब मुस्लिम शासकों की आलोचना करनी थी तब तो उन्होंने जो असलियत थी मुस्लिम आक्रमणों की उसको रखा, और अब उनको आवश्यकता ये मुसलमानों को खुश करना था, और मुसलमानों को 2 कारणों से खुश करना था। एक कारण तो ये था कि 1911 में बाल्कन वॉर्स शुरू हुई थी और बाल्कन देशों ने तुर्की पर आक्रमण किया था। 1911 से 1913 तक ये बाल्कन युद्ध चले थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। तो ये जो आक्रमण हुए थे रोमानिया, सर्बिया और ग्रीस वगैरह, इन देशों ने, बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं, तो बाल्कन कंट्रीज ने तुर्की पर आक्रमण किया था।
और तुर्की पर जब आक्रमण किया तो भारत के मुसलमान ये चाहते थे कि इंग्लैंड इस समय तुर्की की मदद करे, लेकिन इंग्लैंड तुर्की की मदद नहीं कर सकता था। और इंग्लैंड ने जब तुर्की की मदद नहीं की तो हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज हुए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हमेशा उनकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी रही है। जब भी दुनिया के बाहर और जगह मुसलमानों के लिए कोई कठिनाई पैदा होती थी तो भारत के मुसलमानों को तकलीफ होती थी। तो भारत के मुसलमानों को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ और इस तकलीफ के कारण अंग्रेजों ने उनको थोड़ा खुश करने के लिए रशब्रुक विलियम्स ने एक हिस्टोरियन नैरेटिव, हिस्ट्री का एक नैरेटिव उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें उसने कहा कि पहले जो हिस्ट्री लिखी गई है वो तो प्रोफेशनल हिस्ट्री नहीं है, अब प्रोफेशनल हिस्ट्री की जरूरत है, साइंटिफिक हिस्ट्री की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की जरूरत है। तो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के नाम पर उन्होंने हिस्ट्री का जो नैरेटिव था, हिस्ट्री की जो वास्तविकता थी, जो असलियत थी इतिहास की, उस इतिहास के असलियत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश रशब्रुक विलियम्स ने की। 1912 में ये प्रोफेसर बना था। उसके बाद में उसको एक चेला मिल गया, सर सफ़ात अहमद खां। सफ़ात अहमद खां, इनको उसने अपना चेला बनाया। और सफ़ात अहमद खां, उसका अपना स्वार्थ था, उसका भी ये स्वार्थ था कि मुस्लिम शासकों को गुड लाइट में उनको प्रस्तुत किया जाए कि मुस्लिम शासकों ने तो कोई अत्याचार नहीं किए और ये जो कुछ भी इतिहास की पुस्तकों में लिखा जो मिलता है वो सब गलत है, ये सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध करने के लिए तो ये सर सफ़ात अहमद खां, ये उनको एक अच्छे शिष्य मिल गए। तो रशब्रुक विलियम्स के अपने इंटरेस्ट थे, यानी एक इंटरेस्ट तो ये था कि मुसलमानों को रशब्रुक विलियम्स के सामने दो उद्देश्य थे, और दो उद्देश्य ये थे कि एक तो बाल्कन वॉर के कारण मुस्लिम नाराज थे, दूसरा भारत में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस स्वतंत्रता के आंदोलन में वो ये चाहते थे कि किसी तरह से हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से अलग किया जाए, उनको संगठित नहीं होने दिया जाए। तो उनमें दरार डालने के लिए ये इस तरह का एक नैरेटिव ये अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, और उसमें सफ़ात अहमद खां वो उनके साथ में हो गया। और इसके बाद में फिर और अच्छा, ये सफ़ात अहमद खां जो है ये 1921 तक तो रशब्रुक विलियम्स रहा, और इसके बाद में सफ़ात अहमद खां वो यंग एज में ही, एट द टाइम ही वाज ओनली 24 ईयर्स ऑफ एज। सफ़ात खां का जन्म 1897 का है और 1921 में 24 साल की उम्र में वो यहाँ इलाहाबाद में जो इतिहास का विभाग था उसका हेड बन गया। उसके बाद में इसके अलावा और इतिहासकार थे आर पी त्रिपाठी, बेनी प्रसाद, बनारसी प्रसाद सक्सेना, इब्न हसन, परमात्मा शरण, ताराचंद। ये इस तरह के इतिहासकार थे जिन इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उसमें रशब्रुक विलियम्स के अपने इंटरेस्ट थे, सफ़ात खां के अपने इंटरेस्ट थे, लेकिन हमारे ये जो इतिहासकार थे आर पी त्रिपाठी इत्यादि, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की, यानी ये उन्होंने एक तरह से जो मुस्लिम आक्रमण, मुसलमानों का जिस तरह का शासन था, जो धर्म पर आधारित शासन था, जो सेना पर आधारित शासन था, उसको उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये सब गलत है और ये कहना उचित नहीं होगा, इस तरह की बातें उसको एक तरह से उसको सोफन उसको करने की कोशिश की। तो आर पी त्रिपाठी वगैरह जो ये करना चाहते थे, उसके पीछे उनका उद्देश्य अलग था। उनका उद्देश्य ये था कि उस समय जो भारत में एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जिस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और उस समय एक हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इतिहास का एक तरह से इतिहास को सेक्रीफाइस किया गया। अब इतिहास को सेक्रीफाइस करने का पर्पज ये था कि हिंदू मुसलमानों में एकता की स्थापना हो, लेकिन एकता स्थापित हुई क्या? हमारे सामने प्रश्न है, क्या वास्तव में एकता स्थापित हुई? अगर एकता स्थापित होती तो ये हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। यानी ये जो प्रयत्न अलीगढ़ स्कूल के हिस्टोरियंस ने किया था, उनके प्रयत्न का कोई लाभ नहीं हुआ। और जो ये उनका जो ये प्रयत्न था
कि इससे किसी तरह से एक हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित की जा सके। तो इस प्रयत्न में उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो एक तरह से जो हिंदू इतिहासकारों के ने जो ये एकता की मृगमरीचिका जिसको कह सकते हैं, मिराज जिसको कहते हैं, तो उसके खातिर इतिहास को विकृत किया। लेकिन उनका ये स्वप्न शीघ्र ही मिट्टी में मिल गया और यानी केवल मात्र इनका ये जो प्रयत्न शुरू हुए थे, ये 1912-15 के बाद में ये प्रयत्न शुरू हुए थे। उसके केवल 30 साल बाद में हमने देखा कि यानी किस तरह से एक हिंदू मुसलमानों के बीच में विभेद उत्पन्न हुए, किस तरह से, और बल्कि यानी 1920 के बाद में ही देश में हिंदू मुस्लिम दंगे, ये दंगे मुसलमानों के द्वारा करवाए जाते थे। इस बात को साफ तौर पर बोला जाना चाहिए। जानबूझ करके ये बात कही जाती है हिंदू मुस्लिम दंगे कहा जाता है, जबकि वो सारे के सारे दंगे ऐसे थे जिसमें मुसलमानों के द्वारा पहल की जाती थी। जैसे इस तरह की पहल केरल में हुई थी, इस तरह की पहल कोहटा यहाँ हुई थी पंजाब में, इस तरह की पहल और स्थानों पर हुई थी, नागपुर में हुई थी। अनेक स्थानों पर जो दंगे हुए वो दंगे मुस्लिम्स के द्वारा प्रारंभ किए जाते थे। तो जो एक इतिहास, जो एकता स्थापित करने के जो प्रयत्न हुए, तो वो एकता स्थापित करने के प्रयत्न वो पूरी तरह से विफल रहे। और अभी ये एकता स्थापित करने के प्रयत्न के बारे में जो बातें की जाती है उसके बारे में मैं कुछ कथन आपके सामने रखता हूँ। एच आयंगर एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने 7 दशक पहले यानी अभी से 70 साल पहले उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषाक्तीकरण ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इसके संबंध में आगाह किया। एस अयंगर ने उस समय कहा, कोट अनकोट, हिंदी में उनकी बात कह रहा हूँ, अंग्रेजी में है कोटेशन। वो एस अयंगर कहते हैं कि हम इतिहास के उन अंशों को हटाकर जिनके कारण पंथगत कट्टरता को बल मिलता है, और यह झूठ बोलकर कि देश में हमसे पहले कट्टर लोग नहीं थे, देश के युवकों के चरित्र और चिंतन से कट्टरता को समाप्त नहीं कर सकते। सही मार्ग यह होगा कि हम बर्बरतापूर्ण कृत्यों और उन बातों को लेखबद्ध करें जिन्होंने ऐसे बर्बर कृत्यों को भड़काने में योग दिया, तथा यह इंगित करें कि ऐसे कृत्यों के मानव के लिए क्या दुष्परिणाम होते हैं। ये कोटेशन थोड़ा 5-7 लाइन का है। एक बार वापस मैं धीरे धीरे इसको बोलता हूँ। कोट अनकोट, हम इतिहास के उन अंशों को हटाकर जिनके कारण पंथगत कट्टरता को बल मिलता है, और ये झूठ बोलकर कि देश में हमसे पहले कट्टर लोग नहीं थे, देश के युवकों के चरित्र और चिंतन से कट्टरता को समाप्त नहीं कर सकते। सही मार्ग यह होगा कि हम बर्बरतापूर्ण कृत्यों और उन बातों को लेखबद्ध करें, उनको लिखें कि जिन्होंने ऐसे बर्बर कृत्यों को भड़काने में योग दिया, तथा यह इंगित करें कि ऐसे कृत्यों के मानव के लिए क्या दुष्परिणाम होते हैं। सीधे सीधे एस अयंगर ने, यानी जो मुस्लिम शासन के काल में और मुस्लिम आक्रमणों के कारण जो जिस तरह के जैसे अत्याचार हुए थे उनके बारे में सीधा इंगित किया है। मजूमदार, आरसी मजूमदार, उनका कथन है, कोट अनकोट, मजूमदार कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक समान साम्राज्यवादी शत्रु के विरुद्ध निकट लाने के राजनीतिक उद्देश्य ने मुस्लिम शासकों की असहिष्णुता और धर्मांधता को पूरी तरह नजरअंदाज किया। यानी ये बात मजूमदार जो लिख रहे हैं, वो मजूमदार खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम हिस्टोरियंस के लिए लिख रहे हैं। मैं फिर उसको बोल रहा हूँ, इन पंक्तियों को बोल रहा हूँ, 2 पंक्तियां छोटी सी। हिंदुओं और मुसलमानों को एक समान साम्राज्यवादी शत्रु के विरुद्ध निकट लाने के राजनीतिक उद्देश्य ने मुस्लिम शासकों की असहिष्णुता और धर्मांधता को पूरी तरह नजरअंदाज किया। मेरे समझ में
ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में यानी ये किस तरह से इलाहाबाद के हिस्टोरियंस ने किस तरह इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और उसके क्या दुष्परिणाम हुए, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने आपसे किया। इसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर हिंदू विरोधी हिस्ट्री राइटिंग जो हुआ है, थोड़ा इसका जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। सर्वपल्ली गोपाल ये एक लेखक हुए हैं जिन्होंने नेहरू जी पर मल्टी वॉल्यूम एक बायोग्राफी लिखी है, और ये सर्वपल्ली गोपाल नेहरू जी के प्रति सिंपैथेटिक हैं। सर्वपल्ली गोपाल उनके पुत्र हैं, साम्यवादी हैं या लेफ्टिस्ट हैं, और इन्होंने मैंने आपसे कहा कि नेहरू प्रति सॉफ्ट हैं, इसके बावजूद वो जो बात लिखे हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सर्वपल्ली गोपाल ने ये बात कही थी कि 1947 से पहले की तरह पंडित नेहरू को मुस्लिम संप्रदायवाद से अधिक हिंदू संप्रदायवाद का भय था। पंडित नेहरू को मुस्लिम संप्रदायवाद से अधिक था। पंडित नेहरू ने हिंदू उदारता का मुकुट उड़ाते हुए कहा कि हिंदू उदारतावाद कागज पर ही लुभावना है, व्यवहार में नहीं। नेहरू जी ने हिंदू संप्रदायवाद को ज्यादा खतरनाक बताते हुए भारत की आत्मा के जीवित रहने के लिए इस पर नियंत्रण आवश्यक बताया। यानी बाद में, आजादी के बाद में जो पुस्तकों को विकृत किया गया है उसमें सबसे बड़ा हाथ वो नेहरू जी का है। नेहरू जी ने जिस तरह से, अब इसका मैं ज्यादा विस्तार के साथ में, समय ज्यादा हो गया है इसलिए ज्यादा और तो इन कम्युनल हिंदुत्व पर नियंत्रण करने के लिए सरकार और मजूमदार जैसे इतिहासकारों को, जदुनाकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों को सरकारी प्रयास से हाशिए पर धकेल दिया गया, और अब इलाहाबाद और अलीगढ़ परंपरा के जो इतिहासकार थे उनको प्रश्रय दिया गया। नेहरू जी का झुकाव हिंदू विरोध के साथ साथ वामपंथ की ओर भी था। समय की मांग को देखते हुए अलीगढ़ स्कूल के मुखिया हबीब ने भी वामपंथ अपना लिया। मोहम्मद हबीब जो थे, ही बिकेम लेफ्टिस्ट। वो लेफ्टिस्ट इसलिए बन गए कि लेफ्टिस्ट बनने से नेहरू जी का एक सहयोग उनको मिल सकता था। तो नेहरू जी का सहयोग प्राप्त करने के लिए मोहम्मद हबीब वामपंथी बन गए, और इस तरह से इस्लाम और वामपंथ इन दोनों के बीच में एक निकट संबंध स्थापित हो गया, और मजूमदार को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की प्रोजेक्ट से हटाकर ताराचंद के सुपुर्द किया गया। ताराचंद जो है वो पूरी तरह से इस्लाम पंथी थे या लेफ्टिस्ट थे, तो उनको भारत का के स्वतंत्रता का इतिहास, इसकी प्रोजेक्ट, ये पहले ये काम मजूमदार कर रहे थे, तो मजूमदार से लेकर के और ये काम ताराचंद को दिया गया। और जदुनाथ सरकार की एक 20 वॉल्यूम की प्रोजेक्ट थी, वो इसका अभी जिक्र करने का समय नहीं है, लेकिन एक 20 वॉल्यूम की प्रोजेक्ट ये 1938 में जदुनाथ सरकार ने प्रारंभ की थी, और जदुनाथ सरकार के साथ में उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनके साथ थे, लेकिन उनकी ये प्रोजेक्ट जो है वो 20 वॉल्यूम के हिस्ट्री लिखने की वॉल्यूम की प्रोजेक्ट थी। एक जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये प्रोजेक्ट उनकी यानी ये समाप्त हो गई नेहरू जी और मौलाना आज़ाद के विरोध के कारण। आज़ादी के बाद में नेहरू जी को हर समय मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की चिंता सताती थी, और इसलिए उन्होंने हिंदुओं को आज़ादी के पहले से भी झुकाया गया था और आज़ादी के बाद भी, यानी ये नेहरू जी का सोचना था कि हिंदुओं को आज़ादी के पहले भी झुकाया गया है और आज़ादी के बाद भी उनको झुकाया जा सकता है। तो ये इतिहास में, यानी ये जो कुछ भी ये सारा इतिहास के द्वारा किया गया। और ताराचंद ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की कि सर सईद को कम्युनल धारा में धकेलने के लिए प्रिंसिपल बेग उत्तरदायी था। इसका जिक्र करने का समय नहीं है, ये फिर कभी मौका मिलेगा तो इसका जिक्र किया जाएगा, और समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं अंत में इसको समाप्त करता हूँ। और समाप्त करते हुए बहुत सारी बातें हैं। इंदिरा गांधी ने किस तरह से इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया था,
जेएनयू के द्वारा किस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके द्वारा किस तरह से इंदिरा गांधी ने ये इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया, इसके बारे में अभी जिक्र करने का समय नहीं है, समय काफ़ी हो गया है। लेकिन आखिर में केवल 2 बातें मैं बोल करके और अपने कथन को पूरा करूंगा कि इस समय हमको नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस और की आवश्यकता है, और कई सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। इतिहास संकलन योजना भी इस काम में लगी हुई है, और इस बात के सघन प्रयास की आवश्यकता है। कंक्लूजन में मैं केवल 5 मिनट में अपने बात को कंक्लूड करूंगा कि एक तो विल ड्यूरेंट की बात मैं कंक्लूजन में कहना चाहूँगा। एक विल ड्यूरेंट हैं जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पर मल्टी वॉल्यूम वर्क लिखा है, जो कि संसार के इतिहासकारों में बड़ा प्रसिद्ध है। तो विल ड्यूरेंट लिखते हैं कि मुस्लिम इतिहासकारों और विद्वानों ने 800 एडी से 1700 एडी के बीच अपने योद्धाओं द्वारा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, मुस्लिम इतिहासकारों और विद्वानों ने 800 एडी से 1700 एडी के बीच अपने योद्धाओं द्वारा हिंदुओं के मैसेकर, जबरदस्ती धर्मांतरण, हिंदू स्त्री बच्चों के अपहरण और उनके गुलामों के बाजारों में ले जाकर बेचे जाने, मंदिरों की विध्वंस आदि का अत्यधिक प्रसन्नता के साथ वर्णन किया है। वो बड़ा प्रसन्नता से वर्णन करते हैं मुस्लिम इतिहासकार। इस काल में करोड़ों हिंदुओं का तलवार के बल पर धर्मांतरण किया गया था। ये बात कह रहे हैं विल ड्यूरेंट। इन परिस्थितियों में भी हिंदू भारत में बहुसंख्या में बचे हुए हैं। इसका कारण यह है कि हिंदू लगातार संघर्ष करते रहे और इतने भीषण अत्याचार उन पर हुए, और दिल्ली सल्तनत, मुगल काल में विभिन्न मुस्लिम शासकों के द्वारा, कई बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा, जो कि लुटेरों की तरह से आते थे और लुटेरों की तरह से आकर के वो यहाँ हत्याकांड करते थे। तो इस सब के बावजूद हिंदू अगर भारत में बहुत संख्या में बचे हुए हैं, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमने इन बाहरी आक्रमणों का सफलता के साथ में मुकाबला किया, और इसका अब एक ऐसा समय आ गया है जिसका अब और अधिक सफलता के साथ मुकाबला करने की आवश्यकता है। और एक बात ध्यान देने की उसकी ज़रूरत है कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में इतिहास का विशेष महत्व होता है। और मैं थोड़ी सी बात आप ये आखिरी 5-7 थोड़ी सी बातें मैं आपका ध्यान चाहता हूँ उन पर, कि ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में इतिहास का बहुत महत्व होता है, और इसलिए कोई भी सी भी सरकार आती है तो वो इतिहास को महत्व देती है। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी इतिहास को बहुत महत्व दिया, जेएनयू ने भी इतिहास को बहुत महत्व दिया, अंग्रेजों ने भी अब जो पाठ्यक्रम था उसमें अंग्रेजों को बहुत महत्व दिया, अलीगढ़ के हिस्टोरियंस ने भी इतिहास को बहुत महत्व दिया, क्योंकि इतिहास का एक सेमिनल इम्पोर्टेंस है। इतिहास की एक अलग से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। यानी जो एक जिनको हम कहते हैं एक सामाजिक ज्ञान का जो पुस्तकें आती है, सामाजिक ज्ञान का जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें इतिहास का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इतिहास के कंटेंट का बहुत अधिक महत्व होता है, और यही बात जो है राष्ट्रीय इतिहास लेखन, और मतलब ये तो इतिहास लेखन की दृष्टि से जो महत्व होता है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और इतिहास यानी ये पाठ्यक्रम के अंदर सही इतिहास इसका लेखन होना चाहिए। और अंत में मुझे ये कहना है कि इलाहाबाद के इतिहासकारों की तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की मृग मरीचिका के पीछे भागने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, तथाकथित अल्पसंख्यक जो है उनके नेतृत्व को आईना दिखाना होगा। 1300 वर्षों के काल में हिंदुओं पर नृशंस आक्रमण हुए हैं। ऐसे आक्रमण अभी भी भारत के पड़ोसी मुस्लिम देश ही नहीं, अपितु भारत में भी नहीं रुके हैं। इसी असलियत पर पर्दा डालना भी प्रच्छन्न आक्रमण है, और इसका निराकरण करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। हमें पॉलिटिकल करेक्टनेस को छोड़कर सही बात, सत्य बात इसको कहना होगा। और अभी तो होता यह रहा है
कि इतिहास में सच को छिपाया जाता रहा है और सच को छिपाने से छिप नहीं सकता, क्योंकि लोगों को असलियत मालूम होती है। उदाहरण के लिए टेक्स्ट बुक्स में कहीं भी गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवारों में चुना गया था, ये एक तथ्य है। और लाखों सिख, 2 लाख तक सिख जो है उनके, जहां उनको सरिंद में दीवार में चुनाया गया था, वहां एकत्र होते हैं, लेकिन पुस्तक में इसके बारे में एक शब्द भी नहीं है। लेकिन ये बात जानकारी में सबके हैं। अब आप जो बात जानकारी में है उसको छिपा नहीं सकते, और उसको अगर छिपाएंगे तो उसका और उल्टा विपरीत असर होता है। तो इतिहास के तथ्य को छिपाया नहीं जाना चाहिए। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है, और यानी हमें ये बात कह रहा है भाई ये क्यों हुआ, जिन कारणों से हुआ है उन कारणों का निराकरण होना चाहिए, पर आगे जिससे कि फिर से भविष्य में इस तरह की बातें नहीं हो। तो इतिहास के सत्य ये सामने आने चाहिए। इस कथन के साथ, यानी समय काफी बहुत ज़्यादा मैंने समय आपका लिया है और आपने इतने समय तक मेरे को सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति और सभी जो आयोजक हैं उनके प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूँ। और वैसे विषय थोड़ा ज़्यादा लंबा मैंने कर दिया, क्योंकि ज़्यादा बातें इसमें होने नहीं चाहिए थी। एक ही विषय इसमें ऐसा है, केवल अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, इस पर एक अलग से कार्यक्रम हो सकता है। केवल इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, इस पर एक अलग से कार्यक्रम हो सकता है। तो विषय बहुत लंबा है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़े फलक पे मैंने लेने का प्रयास किया। उसकी वजह से थोड़ी कठिनाई सुनने वालों को भी हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। सर, अपने आज 1 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर आपने जिस तरह से हम लोगों को परिचित कराया, खास करके इलाहाबाद स्कूल ऑफ थॉट का बारे में जो आपने बोला, और इसके ऊपर जो इसका जो प्रतिक्रिया जो हमारा किताब के ऊपर जब पढ़ रहा है, और आज तक हमने यही बात बुरा लगता है कि हम लोग जानते हैं, लेकिन पढ़ाने के वक्त वही किताब हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है जो अंग्रेजों ने दिया, और बाद में जो अभी लिखा हुआ है, जैसे आपने बोला है। तो यही बुरा लगता है। तो आपके बारे में अगर बड़े बड़े मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे, तो ये इतिहास संकलन का काम तो यही है, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों पर ये चीज चेंज होना चाहिए। तो आज बहुत सारे चीज के ऊपर आपने बिंदु डाले हैं जो सचमुच महत्वपूर्ण है, और हमारा जो आने वाला जो युवा जो है, शायद हमारा पाठ्य पुस्तक भी चेंज हो और ये लोग असली ठीक तरह से हमारा इतिहास को जान पाए, यही हमारा कामना होगा। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक बार हम लोग चाहेंगे कि जो जो चीज आपने छोड़ दिया है, उसी चीज पर सर दोबारा एक बार फिर हम एक साथ आए। जो चीज आपने बोला कि समय की अभाव से आप बोल नहीं पाए, तो हमको ये मौका मिलेगा फिर से आपका ये आपका जो महत्वपूर्ण जो योगदान है हमारे लिए, आपका आशीर्वाद रहेगा हमारा ये समिति के ऊपर। तो और जो जो हमारे साथ रहे हैं अभी तक, सबको हमारा प्रणाम, और आने वाले रक्षाबंधन का भी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। सर, आपको भी रक्षाबंधन का शुभकामनाएं। और आपको भी शुभकामनाएं सर। तो इसी तरह आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। सर, फिर से हमारी तरफ से, हमारे समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।